सकते हैं नरेंद्र मोदी? देखिए, जहां तक पूरा करने की बात है तो पूरा उन्हें इस देश की उम्मीदों को करना है। 125 करोड़ का ये देश पूरी तरीके से उनके ऊपर उम्मीद टिकाए बैठा है कि जिन अच्छे दिनों का वादा किया था, जो चांद तारे तोड़कर लाने का उन्होंने वादा किया था, कल पूरा देश देखेगा कि किस जमीन पे कौन से तारे को उन्होंने रखा है। और जिस अच्छे दिनों के वादे के नाम पर उन्होंने पूरे देश की जनता से वोट हासिल किए और प्रचंड बहुमत से इस देश में सरकार बनाई, अब वक्त आ गया कि नरेंद्र मोदी उस आशा को पूरा करने की दिशा में क्या कदम उठाते हैं। तो देखने वाली बात कल ये होगी कि इस देश की जनता ने जितनी उम्मीदें पाली हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं जिस तरीके से रेल बजट में घोषणा करके इन्होंने इतना कहा कि ये एक वर्चुअल नहीं एक्चुअल बजट है और हम सुधारात्मक दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो पूरे देश को। तो लोकेश जी, इसमें आपत्ति क्या है? सुधार ही तो अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। देखिए, प्रचंड बहुमत की सरकार अगर अपने लोकेश जी, शुरुआत ही तो अच्छे दिनों की बात किया जा सकता है, लेकिन 9 महीने में सुधार का अंश तो दिखाई देना चाहिए। आपने कोई सुधार ऐसा नहीं किया जिसे आप गिना सके, तो कहीं ऐसा नहीं हो कल पूरा देश निराश हो और उन्हें आप ये कहें कि अभी हम 2 साल सुधारात्मक जो दिशा है उस तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। चलिए नहीं होनी चाहिए। चलिए आदेश आ गया जी, ये बताओ कि मेरे तो संतुष्ट जब आएगा कि मतलब मेरा बच्चा को लगेगा हम तो 2 साल का मतलब ये देखो पैसा मरता है। आप चाहते हैं कि रोजगारों का पिटारा तो कम से कम जेटली अपने इस बजट में खोल दे। धन्यवाद आपके इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सब्सिडी सबसे बड़ा मुद्दा है। सब्सिडी को लेकर सिलेंडर का हमने हाल देखा, सब्सिडी कम की गई। राशनिंग को लेकर हम देख रहे हैं आधार कार्ड के बाद में तमाम तरह की सब्सिडीज टैक्स पेयर्स के लिए कैसी हो सकती है, इसका सूरत हाल आज हम देख सकते हैं। इसलिए समझने की कोशिश करूंगा। एक तरफ जो सब्सिडीज है वो कम हो रही है, राजस्व बढ़ाने पर आप जोर दे रहे हैं, दूसरी तरफ टैक्सेस को लेकर आपका हवाला होता है गरीब आम आदमी पर मार पड़ेगी। तो कैसा ये आपको नजर आता है? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज के आर्थिक सर्वेक्षण के अगर आंकड़े देखें तो उसमें ये सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने इस पूरे टेन्योर में महंगाई को कम कर दिया और बड़े स्पष्ट रूप से आंकड़े दर्शाए गए। लेकिन अगर उसका जमीनी स्तर पर हम आकलन करें, उस आम आदमी को जो रोजाना सब्जी खरीदता है, दाल खरीदता है, आटा खरीदता है, उस तक वो महंगाई का कम होने का जो संदेश है वो अभी तक महसूस नहीं हो पाया है। तो किसी काम को महसूस करवाना और आंकड़ों में प्रस्तुत करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करें सब्सिडी की, तो आप देखेंगे कि आज के संकेतों में भी सब्सिडी को हटाने की बात की जा रही है। देखिए लोकेश जी, यहाँ सवाल कर रहे हैं पंकज जी, आलू और प्याज के दाम कम हो गए। देखिए, आलू और प्याज ये सरकार हमेशा से सिर्फ कारोबारी और पूंजीपतियों का पैरोकार करने वाली है। ये बताएं इस बात को कि चुनाव के वक्त में एक दिन पहले जो आलू प्याज का भाव था, दूसरे दिन वो कैसे कम हो गया। तो जमाखोरी तो इनको पता होना चाहिए कौन लोग करते हैं। ये तो बड़ी चीज है कि कम हो गई तो भी हमारे ऊपर और कम नहीं हुई तो भी हमारे ऊपर। इस तरीके से कहेंगे कि ये बात तो नहीं होता आपका। नहीं, कम हो गई, बहुत ज्यादा हो गई बात की। आप ये कहते हैं कि सब्सिडी कम करना चाहते हैं, उस गरीब आदमी का क्या होगा जो उस सब्सिडी के बेस के ऊपर जीवन निर्भर कर रहा है, उसका तमाम काम उस सब्सिडी के रूप में चल रहा है। तो आप तो यही कह रहे हैं, बातें करना चाह रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप जो बात करना चाह रहे हैं, आपके जो है इनके कोई फायदा नहीं हुआ। दिवंगत राजीव गांधी जी ने कहा, कोई फायदा नहीं हुआ। दिवंगत राजीव गांधी जी ने कहा कि जो मैं ऊपर से भेज रहा हूँ। पंकज जी को सुनते हैं, पंकज जी को सुनते हैं। देखिए जो कह रहा हूँ आपको, देखिए नहीं, देखिए चुपना नहीं है, उसके लिए आपने क्या काम किया? सुन लेते हैं। डॉक्टर प्रवीण कुछ कह रहे हैं, कृष्णा कोरानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। जो अधिकारी है सारे के सारे सब्सिडी रिजल्ट जब आपकी इतनी लंबी सरकार रही, आपको पता नहीं देश के अंदर महंगाई किस स्तर पर पिछले 2 कार्यकाल इनके के रहे थे, आपको पता नहीं था कितनी महंगाई थी और आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया था आपकी सरकार के अंदर। तो आप उस बात को भूल गए क्या? अब 9 महीने में आप इतने हालात से इतनी जल्दी सुधारना चाहते हो। आज गरीब आपको नजर आ रहा है, गरीब महंगाई नजर आ रही है, उस पर कभी नजर नहीं आई क्या? आपको ये बताइए आप। चलिए, मैं इस पर जवाब लूंगा, जरूर लूंगा। ओझा साहब शुक्रिया आपका। डॉक्टर प्रवीण आपके पास में आएंगे, आपसे समझ बताइए। मदन जी सर नमस्ते। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि ऐसे आपने जो है ये बहुत ही अच्छा जो एक साल में एक ही बार मुद्दा मिलता है वो उठाया है जी सर। और स्टूडियो में बैठे हुए वो सभी महानुभावों को मेरा धन्यवाद जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन बीजेपी के लीडर से सर के ये जो चुनावी वादे करके आए थे जी,
कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पूरे एक साल में उन्होंने उन वादों को पूरा करने के लिए एक भी डिसीजन नहीं लिया। बिल्कुल पूरा कंप्लीटली ये साबित किया कि सबसे बड़ा वादा था अच्छे दिनों का मदन जी, और अच्छे दिनों की शुरुआत माना जाता है बजट पर तय होती है, इसलिए बजट को लेकर आज हमारी चर्चा है। शुक्रिया आप इस चर्चा में आए। लोकेश जी, कांग्रेस ने जिन कामों को अधूरा छोड़ा है उनको पूरा करते हुए अच्छे दिनों के रास्ते पर चला जाएगा, इसलिए जानना चाह रहे हैं आपसे, अधूरे काम आप छोड़ गए और आप क्योंकि ये भाषणों में भी हमने सुना है कर्ज ज्यादा है, योजनाएं अधूरी है, फंडिंग्स नहीं है, खजाने खाली पड़े हैं। ऐसा हमेशा से होता आया है कि जब सरकार बदलती है तो पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर जो तमाम तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं उन्हीं की बात की जाती है। आप ये देखना चाहेंगे कि इस देश के व्यक्ति ने, मध्यम वर्ग के व्यक्ति ने, निम्न आय वर्ग के व्यक्ति ने किस विश्वास के साथ आपको वोट दिया था। जब आप उस विश्वास पे खरे उतरने की आपकी बारी आती है तब आप कहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने खजाना खाली छोड़ दिया, हमारे पास कुछ है नहीं, पहले हम सिस्टम को सुधारेंगे और उसके बाद विकास की बात करेंगे। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पास अगर किसी प्रकार का कोई विजन नहीं है तो आप इस तरीके के वादे क्यों करके आते हैं जिनको जमीनी स्तर पर आप क्रियान्वित नहीं कर सकते। देखिए, जिस महंगाई को लेकर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का जितना दाम घटा है आज से पहले वो कीमतें कभी नहीं रही। एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको कि जब जब डीजल के दाम बढ़ते हैं, मैं दूध लेने जाता हूं किसी से जिसके यहां से मैंने लगातार बांध रखा है, जैसे ही डीजल के दाम बढ़ते हैं दूसरे दिन वो कहता है साहब 1.5 रुपए लीटर मैं दूध का दाम बढ़ा रहा हूं। क्यों बढ़ा रहा हूं? क्योंकि डीजल का दाम बढ़ गया तो आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन, मेरा चारा, ये सब चीज महंगा हो जाएगा। लेकिन ये जानना चाहते हैं कि जब डीजल के दाम कम हुए तो क्या इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? चलिए मैं पंकज जी से इस पर बात करूंगा। जी जी पंकज जी, मेरी बात इस देश की आपने उसे आपको जो पैसा मिल रहा है इसमें आंकड़ा क्या होगा? मैं कह रहा हूँ आपको, आप पंकज जी इस बात का जवाब, एक बार इस बात का जवाब दीजिए कि 9 महीने किसी सरकार के आकलन के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उसकी दिशा और दशा को तय करने के लिए, लोगों की मानसिकता को बताने के लिए बहुत बड़ा समय है। आपने 9 महीने में एक काम जिससे आप गिना सके किस कोल माइंस के जवाब सुन ले। एक बात तो सुनिए, क्या कहा है आज ट्रांसपेरेंसी की बात है। आप ये देखिए सरकार का काम, अब ये मुझे लगता है कि आप आम आदमी के बारे में आपको तराजू लेके बैठे हैं, आदमी के जीवन स्तर के सरकार को तराजू लेके बैठे हैं, बता दीजिए कि आप महंगाई सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है। आप कहिए कि हम सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, सिस्टम सुधारने की बात करने से आम आदमी को क्या फायदा होगा? दाम इतने घटे, एक बार वो संदेश दे सकती थी पूरे देश की जनता को कि हम देश की जनता के साथ हैं। जब इतना पैसा आप बचा रहे हैं, अपने खजाने को लगातार एक बड़ा सवाल और है पंकज जी, एक बड़ा सवाल है पंकज जी, मैं आपकी देखिए आपने एक्सपेंडिचर, देखिए आपने बड़े सेक्टर में देखिए कोई भी चीज नहीं, देखिए मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल वर्ड होगा, पॉलिटिकल वर्ड होगा, कटौती कर दिया है। आप देखेंगे शिक्षा में और चिकित्सा में दोनों इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है। इतनी देने के बावजूद शिक्षा की हालत अगर इतना बजट आप क्या किसका जवाब देना चाहते हैं? जी करना चाहूंगा जी, ये सरकार ने 1000 करोड़ का निर्भया फंड रखा, उसके बाद सरकार बदली और जो पिछला बजट था उसमें 1000 करोड़ और दे दिया गया, यानी उस फंड में 2000 करोड़ हो चुका था। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि उस 2000 करोड़ में से कितना उपयोग में लिया गया। आप सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आपके पास 2000 करोड़ का फंड पड़ा हुआ, लेकिन आपने उसका कोई उपयोग नहीं लिया 9 महीने में। तो कैसे आप सिर्फ फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आप सिर्फ कागजों में उनको अलोकेट कर देंगे और उसका उपयोग नहीं लेंगे, तो वो किस काम का होगा? फिर योजना में कटौती सामने आ सकती है। उस्मान साहब पर अगर बात की जाए आखिरी दौर में, क्योंकि हमें आपको लगता है कि अरुण जेटली, क्योंकि बजट तो तैयार किया जा चुका है, कल आएगा, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कैसा होना चाहिए आइडियल बजट? देखिए, आइडियल बजट में जो ये शब्द लगातार बोलते आ रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, इसी थीम पर होना चाहिए। उसमें युवा भी पूरे तरीके से कवर होने चाहिए और वो जो दूर ढानी गांव में बैठा हुआ एक आम आदमी गरीब है, उस पे भी पूरी नजर रहनी चाहिए कि वो अपना सर्वाइवल कैसे करेगा। तो ये तमाम चीजें, क्योंकि एक छात्र आपने लगातार कॉलर्स को सुना कि छात्र ये चाहते हैं कि जो एजुकेशन लोन है वो कम हो और बहुत सरलता से मिलने लगे, क्योंकि युवाओं के सपने को साकार करने का सबसे
बड़ा माध्यम है एजुकेशन लोन। अगर वो अपने सपने देखना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है और उसको लोन की दरों में कमी नहीं मिलती और आसानी से नहीं मिलता, तो वो उसके सपने बिखर जाते हैं। तो सभी को एड्रेस करते हुए तो